नमस्कार, कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, विधानसभा की प्रोसीडिंग चल रही है और साथ में विधानसभा के बिल्कुल साथ में हाईकोर्ट प्रेमिसेस है। वहां पर संदिग्ध बैग मिला है। हालांकि उस बैग के मिलने से हड़कंप जरूर मचा था, लेकिन उसमें से अभी तक कुछ बाहर नहीं निकल पाया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ऐसी वारदातों को कौन अंजाम देना चाहता है कि एक लंबे अंतराल के बाद जून 2018 में सरकार गिरी थी, उसके बाद असेंबली सेशन होने जा रहा है। ये अलग बात है कि यूटी के तहत ये पहला सत्र होने जा रहा है और सत्र के आसपास में इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं और कोर्ट प्रेमिसेस जिन्होंने श्रीनगर विधानसभा को कवर किया है या श्रीनगर सचिवालय को देखा है, उन साथ सटा हुआ बिल्कुल कोर्ट परिसर है, जिसमें से एक बैग मिला है। हालांकि उसको बम निरोधक दस्ते ने डिस्पोज ऑफ कर दिया हुआ है, कुछ निकला नहीं है। लेकिन एक दहशत भरा माहौल कौन बनाना चाहता है, ये एक चिंता का विषय है। इसलिए बार बार दोहरा रहा हूं मैं कि हाईकोर्ट प्रेमिसेस और असेंबली के बीच में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। और जैसे हाईकोर्ट है, उसके आगे सेक्रेटेरिएट है और सेक्रेटेरिएट के बीच में ही असेंबली है। तो वहां पर प्रोसीडिंग चल रही थी और बाहर इस तरह से बैग मिलना हैरान करने वाला है। लेकिन आपको साथ साथ में बताते चले कि आज ऑब्चुरी रेफरेंसेस थी और जिसमें जितने भी हमारे दिवंगत 57 दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें अली शाह गिलानी भी थे। हालांकि वो अलगाववादी नेता थे, लेकिन पूर्व विधायक थे, उनको भी श्रद्धांजलि बनती थी और कायदे से उनको श्रद्धांजलि भी दी गई। और इस वक्त वहां पर भाजपा के 28 विधायक भी उसी श्रेणी में थे जो श्रद्धांजलि दे रहे थे। लेकिन पहले हम इमरान नाइकू के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी हैं और श्रीनगर। इमरान, क्या आप खुद जानते हैं कि ज्यादा अंतर नहीं है हाईकोर्ट और इस विधानसभा प्रीमिसेस में? कोई ज्यादा अंतर नहीं है। एक बैग मिलने के बाद हड़कंप तो मचा होगा, लोगों में भी दहशत हुई होगी। जी, जाहिर सी बात है, क्योंकि लगातार जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ कश्मीर वैली में हालात बन रहे हैं, बड़े डिस्टर्बिंग है और तशवीशनाक सूरत हाल है। और जब इस तरीके के इंसिडेंट्स होते हैं या इस तरीके के इनपुट्स आते हैं, तो खासकर आम लोगों में वो तशवीश पाई जाती है और वो खौफ और हिरास का माहौल और वो कियोस एंड कन्फ्यूजन का एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है पूरे वैली में या श्रीनगर सिटी की पर्टिकुलरली जब हम बात करते हैं। और चूंकि आज सेशन भी चल रहा है और ये एक तरफ हाई कोर्ट है और बिल्कुल इसके साथ में यहाँ पे असेंबली का कॉम्प्लेक्स भी है, सिविल सेक्रेटरीट है, तो जाहिर सी बात है कि आप खुद इस चीज़ को समझ सकते हैं कि इस तरीके की क्या सूरत हाल हुई होगी। लेकिन कुल मिला के अभी ये जो लगातार वादी कश्मीर में सिक्योरिटी के जो हालात बन रहे हैं, इंतहाई तशवीशनाक है और इस पे सिक्योरिटी के जो अलग अलग जो एपरेट्स है या जो सिक्योरिटी ग्रिड है, इसको मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर भी पहले से ही रखा गया है, लेकिन डिस्पाइट हैविंग दैट कि अभी जो सूरत हाल है, हम देख रहे हैं कि तमाम जो श्रीनगर शहर में खासकर जो हसास मकामात है, इनफैक्ट जो वैली में भी इलाके हैं, मकामात है, वहाँ पे सिक्योरिटी के चेकिंग पॉइंट्स एस्टैब्लिश किए गए हैं और सिक्योरिटी को 24/7 हाई अलर्ट पर रखा गया है। और अब चूंकि इस वक्त ये जो सेशन चल रहा है असेंबली का तकरीबन 6 साल के बाद जम्मू कश्मीर में, सो इस हवाले से जो इस वक्त वीवीआईपीज या वीआईपीज के जो मूवमेंट है और इस पे भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है और इस तनाजुर में भी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। लेकिन जो आपने कहा कि ये जो डिस्टर्बेंसेस हो रही है, ये बिल्कुल इंतहाई। लेकिन इमरान सवाल ये उठता है कि गठन के बाद, सरकार के फॉर्मेशन के बाद अचानक ही इसका इजाफा होना और संडे मार्केट में ग्रेनेड अटैक होना, ये कहीं ना कहीं बताता है कि कुछ ऐसी ताकतें ज्यादा सिर उठा करके चलने लगी हैं जो नहीं चाहती हैं कि जम्मू कश्मीर और खास तौर पर कश्मीर में अमन रहे, पीस प्रिवेल करे। देखिए, ये जो आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, हमने ये सवाल बहुत सारे लीडर से पूछे हैं। हमने अभी कुछ देर पहले मैंने यही सवाल
ये जो लीडर ऑफ अपोजिशन है सुनील शर्मा जी, उनसे पूछा, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब से पूछा, मुबारक गुल साहब से पूछा, और तनवीर सादिक से, और दीगर कई लेजिस्लेटर्स से जिनका एक अहम रोल है पूरे J&K में, जहां तक यहाँ के हालात का ताल्लुक है एक स्टेक होल्डर के तौर पर। लेकिन सबका मजबूरी तौर पर यही जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जवाब ये देते हैं कि बिल्कुल ऐसे इंसिडेंट्स नहीं होने चाहिए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया देखती है, या फिर लॉ एंड ऑर्डर को खुद होम मिनिस्ट्री जो है वो मॉनिटर करती है। और इसी तरह से बिल्कुल जो आपने कहा कि इलेक्टेड गवर्नमेंट बनने के बाद ये जो सिचुएशन बनी है बिल्कुल वाजिया है। और इस पे अभी कुछ देर पहले मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि ये पहली बार नहीं है, बल्कि जम्मू में भी अगर लास्ट टाइम देखें, जो जम्मू एक पीसफुल डिवीजन के तौर पर, इलाके के तौर पर तस्वुर किया जाता था, लेकिन अब वहाँ पे जो इंसिडेंट्स मिलिटेंसी के हुए हैं गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान, खासकर जो आम लोगों पे टारगेट किया गया और या सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों को अटैक किया गया, जिसमें काफ़ी कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं, तो कश्मीर में भी उसी की कड़ी का एक हिस्सा है। लेकिन कुल मिला के सब ये समझते हैं कि जो खून खराबा हो रहा है, जो हालात ख़राब हो रहे हैं, इसका एक हल ज़रूरी है, इसके रेजोल्यूशन की बात ज़रूरी है कि ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं, और ख़ासकर आम लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है, जिसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन या जिसके लिए सियासी हलकों को आगे आने की जरूरत है, और इसके लिए एक रास्ता निकालने की बहुत जरूरत है। जी नायक को बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने ग्राउंड जीरो से हमें विस्तार से बताया। और आगे इसको, जब विधानसभा की प्रोसीडिंग चल रही थी तो उस प्रोसीडिंग के दौरान ऑबिचुरी रेफरेंस थे आज, और 57 दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई, और इसमें अली शाह गिलानी का नाम भी था, क्योंकि अली शाह गिलानी फॉर्मर MLA हैं, तो उनका नाम भी था। श्रद्धांजलि दी गई, लेकिन कुछ लोग इस पर आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। इससे पहले एक टीम घोषित की गई जो विधानसभा अध्यक्ष की टीम थी, लेकिन श्रद्धांजलि दी गई, और इस श्रद्धांजलि के बाद रिपोर्टर्स ने जब पूछा सुनील शर्मा से जो LOP हैं, तो उनका ये कहना था कि अली शाह गिलानी का सदन के अंदर क्या भूमिका थी ये हमें नहीं पता, लेकिन सदन के बाहर उन्होंने लहूलुहान, कश्मीर को लहूलुहान करने में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी है, ये कहना है सुनील शर्मा का। और सुनील शर्मा ने कहा कि वाकई में जो हम पहले भी उनका विरोध करते रहे, उनकी नीयत का विरोध करते रहे, और आज भी हम, हालांकि वो इस वक्त यहाँ पर नहीं है, वो दिवंगत हो चुके हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि आज भी हम उनकी नीतियों का लगातार और निरंतर विरोध करते रहेंगे। और आइए देखते हैं क्या कहना है सुनील शर्मा का, जो LOP हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है। आइए देखते हैं क्या कहना है। लेजिस्लेटर रहा इस हाउस का, मैंने पहले भी कहा, आपको भी कहता हूं, मैं बेखबर हूं उनके रोल से जो अंदर रहा है, लेकिन जो रोल उनका बाहर रहा है, कश्मीर में रहा है, भारत विरोधी रहा है, एंटी नेशनल रहा है, उसको हम निंदा भी करते हैं, खंडन भी करते हैं, विरोध भी करते हैं। किसी भी कीमत पे उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने कश्मीर को जलाया, जिस व्यक्ति ने कश्मीर को रक्त रंजित किया, जिस व्यक्ति ने यहाँ पे अलगाववाद फैलाया, जिस व्यक्ति ने पाकिस्तान के नैरेटिव को यहाँ पे फैलाया, ऐसे व्यक्ति का विरोध हमें तब भी था, आज भी है, और तब की सरकार ने जो अंडर रूल कार्रवाई करनी थी वो की शहीद अली शाह गिलानी पे। और आज तो वो इस दुनिया में नहीं है, आज भी हमें उसकी उन बातों का, उन विचारों का खंडन करते हैं और विरोध है। स्ट्रैटेजी क्या है अपोजिशन की कुल मिला के, खासकर जब हम बीजेपी? देखिए, ये सेशन बहुत छोटा है, इसमें स्ट्रैटेजी की अभी क्या बात कर सकते हैं, ये केवल 3 दिन रहे वोट ऑफ थैंक्स से। हमारा बजट सेशन जब होगा, हमारा अपना मैनिफेस्टो है, हमारा अपना एजेंडा है, हमारी अपनी लाइन है, हमारी अपनी नीति है, उस नीति को लेके सरकार का किसी भी कीमत पे हम जो उन्होंने मैनिफेस्टो लोगों के साथ वादे किए हैं उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होने देंगे, और ऐसी किसी भी नीति का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होने देंगे जिससे देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, यहाँ का विकास, यहाँ की स्थिरता पर थोड़ी सी भी चोट हो, थोड़ी सी भी ठेस हो, किसी भी कीमत पे सरकार को अलाउ नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त मेजर अपोजिशन पार्टी के रोल में है, और हमें लोगों ने मैंडेट दिया अपोजिशन में बैठने का, हमारा पालन। तो देखा आपने, उन्होंने कहा कि कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा, जो वादे जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने किए उन वादों को फुलफिल किया जाएगा। और साथ साथ ये भी कहा उन्होंने कि अली शाह गिलानी विधायक थे,
सदन के अंदर उनकी क्या भूमिका थी ये हमें नहीं पता है, लेकिन सदन के बाहर जो उनकी भूमिका थी उसका हम निरंतर विरोध करते रहे हैं और विरोध करते रहेंगे। हालांकि अब वो दिवंगत हो चुके हैं और उनका लीडर ऑफ अपोजिशन ने जो जवाब दिया है उसमें यह स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी अली शाह गिलानी की नीतियों का विरोध करती रहेगी। चर्चा करेंगे, हमारे साथ सुरजीत मनास जी हैं। मनास साहब आपका स्वागत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते हैं। राजेंद्र शर्मा जी है, फॉर्मर मेयर है, बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। राजेंद्र जी आपका भी स्वागत है। साहिल शर्मा एक्सट्रीम लेफ्ट में, आपका भी स्वागत है, कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। निर्मल महाना आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है, आपका भी स्वागत है। पहले मैं राजेंद्र जी से ही लूंगा, इसको आप कैसे देखते हैं? ऑबिचुरी रेफरेंसेस में नाम था, मैंने भी पढ़ा, अभी मेरे पास है और चर्चा भी हुई है। देखो, अली शाह गिलानी की जो नीतियां हैं जी, उससे कोई सहमत नहीं हो सकता जी, और उन्होंने जो देश विरोधी और अलगाववादी नीतियों पे काम किया जी, उसके साथ कोई भी अच्छा शहरी सहमत नहीं होगा, बिल्कुल, और उसका हम विरोध करते हैं जी। और वही हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी ने कहा। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा इन नीतियों के विरोध में खड़ी रही है और भारत की अखंडता और एकता की बात की है और उन्हीं नीतियों पे चलते हुए आज जम्मू कश्मीर में हमारे यहाँ इलेक्शंस हुए और ये सदन इतनी देर के बाद जो चल रहा है हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें सबको भाग लेने के लिए मौका मिल रहा है और लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सभी लोग वहाँ हर पार्टी के तैयार हैं। तो मुझे लगता है कि अभी मिल करके सबको लोगों की समस्याओं के समाधान की तरफ ध्यान देना चाहिए और जो अलगाववादी नीतियां हैं, जो सोच है, उसका समर्थन नहीं करना चाहिए। जी, मनास साहब, आपसे ज्यादा जल्दी पीडीपी को है। आपने 370 मतलब जो राज्यपाल का अभिभाषण होता है उसमें गवर्नमेंट का रोड मैप तय होता है कि गवर्नमेंट ने क्या करना है, उसमें आपने ज्यादा जिक्र नहीं किया 370 का, लेकिन कल की प्रोसीडिंग में पीडीपी को कुछ ज्यादा ही जल्दी है। क्या आपको लगता है कि वो प्रोसीडिंग को सही तरीके से चलने नहीं देना चाहते या फिर अपनी स्पेस तलाश कर रहे हैं कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग? विनोद जी, पीडीपी की क्या सोच है ये तो पीडीपी जाने। आपकी क्या सोच है? हमारा तो क्लियर एजेंडा है, क्लियर मैनिफेस्टो है, वो हमने बताया हुआ है, पब्लिक डोमेन में है, उसमें कोई झंझट वाली बात नहीं है जी। तो मकसद ये है कि लोगों के काम करने हैं, मुद्दों पे आके काम करने हैं और जो मुद्दे हैं उनको हल किया जाना चाहिए। आपने देखा हो कल गवर्नर साहब ने भाषण किया, उसमें भी उन्होंने 200 यूनिट बिजली का जिक्र किया जी। तो इसका मतलब है कि उस तरफ हम चल रहे हैं। 575 लेक्चरार की पोस्टें निकाल दी गई हैं, तो ये एक समझना चाहिए हम उस तरफ काम कर रहे हैं। स्टेटहुड का मुद्दा है, उसके ऊपर भी गवर्नर साहब ने भी साफ कहा है और हमारी जो पार्टी है उन्होंने भी साफ कहा है। तो ये हमारी तो एकदम क्लैरिटी है। पीडीपी का क्या मुद्दा है, किसी बीजेपी का क्या मुद्दा, हम नहीं जानते। हमारे सामने जनता के मुद्दे हैं, उनको हल किया जाना चाहिए और जो मैनिफेस्टो है उसको हल किया जाना चाहिए, और कोई मुद्दे नहीं। 370 पर 370 भी बात करेंगे ना, पहले लोगों के मुद्दे जो अर्जेंट मुद्दे हैं उनको हल किया जाए ना। जो लोगों को नौकरियां देनी है, पहले हमने निकाल दी ना 575 नौकरियां। कल तक यहीं पे लोगों को शो डालते थे कुछ लोग कि हाँ जी बताइए नौकरियां कब दे रहे हैं, नौकरियां कब दे दी। हमने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, अभी जुम्मा 4 दिन हुए आए हुए और हमने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। उस लाख में से 575 कम कर लीजिए और देखिए आप कितनी जल्दी हम बाकी नौकरियां भी निकालने वाले। लेकिन कांग्रेस ने कहा था आते ही वन शॉट पे 1000 रोजगार नहीं, हमने वन शॉट नहीं कहा था, हमने कहा था कांग्रेस नहीं ऐसा नहीं चलिए कांग्रेस का साहिल जी जवाब देंगे, लेकिन ये नौकरियां हम उस तरफ चल रहे हैं। आप आते ही कहें कोई अलादीन का चिराग है, हमने उसको रगड़ना और सब कुछ हो जाना, ऐसा नहीं है। हम कर रहे हैं और वो होगा। मुद्दों पे बात हो रही है, चल रहा है, आप भी देख रहे हैं, सब लोग जिसको देख रहे हैं, ठीक है ना। इसमें कोई ऐसा कंफ्यूजन वाला साहिल जी, तूफान से पहले की खामोशी कांग्रेस में ना खुदा ही मिला, ना विसाले यार हुआ, सीटें कम आई, ना सरकार का हिस्सा बने। विनोद जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी कि आपने यहाँ जो हमें बात रखने का मौका दिया। मैं ज़रूर एक अर्ज ज़रूर आपसे जो है वो करना चाहूँगा कि समय ऐसे ना दीजिए। मुझे किसी शायर की जो है वो बात याद आ गई, पहले भी 2 बार नहीं पहले नहीं बोला, मैं आज बोल रहा हूँ कि समय ऐसे मत दीजिए कि बीक लगे, बाकी जो आपको ठीक लगे, क्योंकि ये तो आपका ही जो है वो प्रेरोगेटिव है। दूसरा ये है कि विनोद जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके मुंह से ये सुनते हुए कि आपने हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथी से ये पूछा कि नौकरियां का जो है वो वादा किया, कांग्रेस ने भी नौकरियों का वादा किया।
ये मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, काश, क्योंकि हम मीडिया जगत में भी देखते हैं कि काश इतनी शिद्दत से, जितनी शिद्दत से आपने ये पूछा, काश इतनी शिद्दत से कभी ये सवाल भी किया जाता कि वो कभी जो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने भी 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का जो है वो वादा किया। वो बीजेपी से विनोद जी, मैं बता रहा हूं, देखिए अभी तो विनोद जी मेरी बात सुनिए, अभी नई शादी हुई है, आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि शादी हुई है परसों तो जो है उस घर में जो है नया जीवन, जो नया बच्चा जो है वो 1 महीने जब 10 दिन के अंदर तैयार हो जाए, पूरे 8-9 महीने एक नए जीवन को, विनोद जी, एक नए जीवन को इस दुनिया में आते हुए पूरे 9 महीने का समय लगता है। तलाक की भी गुंजाइश विनोद जी, नहीं, देखिए हमारा जो प्यार नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, हमारा जो साथ है और जिस शिद्दत से हमने एक दूसरे का साथ निभाया, यकीन मानिए हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अपने प्यार में किसी तीसरे को नहीं आने देंगे। इस बात का जो है हम जो है आप लोगों को जो है वो विश्वास दिलाते हैं। तलाक की कोशिश की, तलाक की जितनी मर्जी कोशिश हो जाए, लेकिन वो बीच में नहीं आएगी। मैं फिर जो है मैं मुद्दे पे आना चाहूंगा कि कल जिस तरह से हमने देखा, जिस तरह से असेंबली का जो है पहला दिन था और आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने भी जो है उस पर अपनी परिस्थिति क्लियर की कि कल जो था, पहले तो स्पीकर का चुनाव था और रूल रेगुलेशन, क्योंकि अभी तक तो जो है हमने जो छोटा मोटा समझने की कोशिश की है कि उसमें जो है नए स्पीकर का अभिवादन किया जाता है, उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन जो है अपनी बात रखते हैं, उसमें चीफ मिनिस्टर अपनी बात करते हैं, उसमें डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग होते हैं वो उसका धन्यवाद करते हैं। उसके बाद जो था आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का संबोधन था, तो जो बिजनेस कंडक्ट ऑफ रूल कहता है उस हिसाब से कल तो आप कोई रेजोल्यूशन जो था वो रख ही नहीं सकते थे। मैं ठीक जो मुख्यमंत्री साहब ने भी कहा कि कैमरा की चकाचौंध जो है वो पाने के लिए जो है कल कुछ किस तरह का वो किया गया, ठीक है, लोकतंत्र का मंदिर है असेंबली। मैं बता विनोद जी, मैं अपनी बात नहीं, आपकी बात करूं, ये आगे चलता रहेगा। विनोद जी सुनिए, मैं उस पर भी आ रहा हूं, मैं पीडीपी भी आ रहा हूं कि ये लोकतंत्र का मंदिर है। लोकतंत्र के मंदिर में हर किसी को जो है वो अपनी बात रखने का हक है। पीडीपी के साथी ने, पीडीपी जो जमात है वो, उन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी के साथ, पिछली सरकार में भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, तो हर किस जो यहां पाप हुआ या जहां जो भी यहां अच्छे काम हुआ, तो उसमें हमारे आदरणीय पंडित जी हमारे सामने, मेयर साहब यहां खड़े हैं, एक्स मेयर साहब यहां खड़े हैं, या पीडीपी के लोग हैं, वो तो बराबर के जो है भागीदार हैं। लेकिन मैं कल पहले दिन की जो बात कर रहा हूं कि कल पहले दिन की संसद जो होती है, असेंबलीज जो होती है, उनकी एक मान मर्यादा होती है। कल स्पीकर का अभिभाषण था, उसके बाद स्पीकर के अभिभाषण पर चर्चा होगी, चर्चा का जो है वो सरकार जवाब देगी, लेकिन पहले दिन ही जो है इस तरह की बात की गई। उस बात का जो टाइमिंग है, टाइमिंग को लेकर जो सवाल जो है वो उठ सकते हैं, स्पीकर साहब जो है वो इस पर जो है वो फैसला करेंगे। आगे बड़ा लंबा जो है वो दिन है, 60 महीने है जी, देखिए 60 महीने है, 60 महीने में अपोजिशन को पूरा मौका मिलेगा सवाल जो है वो करने का, हमें पूरा मौका मिलेगा काम करने का। लेकिन हम ये विश्वास जरूर दिलाना चाहते हैं कि इंडिया अलायंस ने 60 महीने है। लेकिन एक आपको रोकूंगा, दिनेश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी। दिनेश जी, सवाल ये उठता है, मतलब अलीशाह गिलानी ऑब्जूरी रेफरेंसेस में उनका नाम था, वो विधायक हैं, उनको श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए। और एलओपी ने भी, सुनील शर्मा जो लीडर ऑफ अपोजिशन, उन्होंने भी कहा कि विधानसभा के अंदर उनकी क्या रोल था, लेकिन बाहर उनका रोल जो है वो देश विरोधी था। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए विनोद जी, सैयद अलीशाह गिलानी 1972, 77 और 1987 तक सोपुर से विधायक रहे। वो 3 बार विधायक रहे। तो ऑब्जरी रेफरेंस में अगर 6 साल के बाद विधानसभा का सत्र हो रहा है, 6 साल के अंदर जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है, तो उन सबको, जितने भी फॉर्मर एमएलए थे, इस हाउस के थे, या जैसे पूर्व हमारे गवर्नर जगमोहन थे, उनका रेफरेंस था। इसलिए को ये एक रिचुअल है, एक ट्रेडिशन है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 87 तक तो उनका रोल जो था वो एक नेशनलिस्ट था, उन्होंने भारतीय संविधान की ओथ लेकर मेंबर बने थे हाउस के, इसलिए कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं, इसको मुद्दा बनाने की कोई जरूरत भी नहीं है। एक ट्रेडिशन, एक रिचुअल असेंबली ने किया, तो ये सिंपल सी बात है। बीजेपी, ठीक है, बीजेपी का अपना स्टैंड है कि उन्होंने सैयद अलीशाह गिलानी की पॉलिसीज को अपोज करना है। बाकी इसमें कोई बहुत बड़ा, कोई बड़े मुद्दे बनाने की कोई बात नहीं है। 57 लोगों को अगर श्रद्धांजलि दी गई, एक में सैयद अलीशाह गिलानी भी थे क्योंकि वो विधायक थे और उनका नाम आना जरूरी भी था। जी दिनेश जी, अलीशाह गिलानी समेत और अलगाववादी नेताओं के बच्चों को जो नौकरी दी गई थी, उस नौकरी को खारिज कर दिया गया है। तब क्या सोच थी सरकार की? और आज के दिन जो ऑब्जूरी रेफरेंसेस आते हैं उसमें अलीशाह गिलानी का नाम होता है।
अगर मैं लगता हूँ 57 लोगों में अगर एक शायद अली शाह गिलानी का नाम भी आ गया तो कोई इसमें बहुत बड़ी मुद्दे की बात नहीं है। लेकिन ये बात ठीक है कि ये जो असेंबली चल रही है, ये आज आपने पहले दिन से देखा होगा, इस असेंबली में कॉम्पिटिटिव सेपरेटिज्म होगा। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज कॉम्पिटिटिव सेपरेटिज्म चलेगा। सभी दोनों कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज ये कोशिश करेंगी कि हम सेपरेटिस्ट को ज्यादा अपील कर रहे हैं। जैसे कल आपने देखा कि कल पीडीपी को रेजोल्यूशन लाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि रूल्स जो असेंबली के रूल्स है वो भी नहीं अलाउ करते, लेकिन उन्होंने लाया क्योंकि पीडीपी अपनी जमीन खो चुकी है कश्मीर घाटी में। वो पीडीपी ऐसे मुद्दे उभारेगी जिसे नेशनल कॉन्फ्रेंस को वो कॉर्नर करे। तो ये तो होता रहेगा क्योंकि ये पहले भी होता रहेगा। आपने भी कवर किया, पहले देखा कि विधानसभा के अंदर किस किस तरह के नारे लगे। शाहिद अली शाह गिलानी को श्रद्धांजलि देना तो बड़ी छोटी बात है, या तो बड़े बड़े एंटी नेशनल नारे भी लगे। तो ये चलता रहेगा, जम्मू कश्मीर की असेंबली में चलता रहता है। ये अपीसमेंट की पॉलिसी है कि अकबर लोन के बेटे राष्ट्रीय गान के दौरान खड़े नहीं होते। अकबर लोन आपने देखा होगा 2014 के बाद असेंबली के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। यही अब नए तरीके से अपील करने का प्रयत्न किया जाएगा। ये जैसे मैंने कहा ना, कॉम्पिटिटिव सेपरेटिज्म है जी। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ये कोशिश करेंगे कि हम सेपरेटिस्ट की लाइन ज्यादा एग्रेसिवली टो कर रहे हैं। पीडीपी भी ये कोशिश करेगी कि हम सेपरेटिस्ट की लाइन को टो कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कोशिश करेगी। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है सरकार में, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो प्रो सेपरेटिस्ट लाइन टो करता रहा है। और यही वर्ग मुझे लगता है कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आने वाले दिनों में। दिनेश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद दिनेश जी। अब मैं निर्मल महाना जी से जानना चाहूँगा, जैसे दिनेश जी ने कहा कॉम्पिटिटिव सेपरेटिज्म। जी पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे ये जगह देने के लिए और पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते अपने व्यूज़ जो है पार्टी के व्यक्त करने के लिए। देखिए सबसे पहले तो मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि देयर इज सब उन्होंने क्या किया नहीं किया, देश विरोधी चीजें थी, जो भी था वो अलग बात है, बट एक प्रोटोकॉल के तहत एमएलए 3 बार रहे हैं, वो 3 बार एमएलए रहने के बाद उसने क्या किया क्या नहीं किया वो बात की बात है। पर जो प्रोटोकॉल है उसमें उनको ऑब्वियसली देनी, अगर दे दी गई तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर इसी को मुद्दा बना के आप आगे चलते रहेंगे तो जो मुद्दों की बातें हैं वो आप कब बात करेंगे। बिकॉज और जो कल की मैं अगर बात करूँ असेंबली में फर्स्ट सेशन में जो पीडीपी के एमएलए ने जो बोला, बट लेट मी टेल यू, stating a fact again and again does not change the fact. Yes. ये रहेगा ही। और सबसे बड़ी बात ये है कि इमीडिएट जो अभी टर्मोइल हो रखा है, चाहे वो सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो फ्यूचर प्लानिंग हो, चाहे वो प्रेजेंट सिनेरियो हो, या उसके बाद मुद्दे इतने ज़्यादा हैं, ज्वलन मुद्दे हैं यहाँ के, कि अगर उनके ऊपर हमने फोकस नहीं किया और आपस में ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम लड़ते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि जो लोगों की एस्पिरेशंस हैं, जो जिन लोगों ने चुन के एमएलएस भेजे हैं वहाँ पे, वो इन मुद्दों के ऊपर ही अगर लड़ते रहेंगे। और लेट मी टेल यू, बिकॉज ये मेरा पर्सनल विचार है, जैसे मैंने आपसे ऑफ द रिकॉर्ड भी बोला कि ठीक है 370 जब होगा तब होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा वो बात की बात है, बट आई थिंक 370 डाइड ऑफ इट्स ओन डेथ, क्योंकि उसका रेलेवेंस आज के ज़माने में अगर आप देखें तो उसका कोई रेलेवेंस है नहीं। वो ज़माने अलग थे जब सदर रियासत होते थे और प्राइम मिनिस्टर होते थे और यहाँ का झंडा अलग होता था, बट नाउ J&K इज पार्ट ऑफ द कंट्री, एक नेशन है, और नेशन के अंदर जो भी आता है, यस आई एग्री कि देयर शुड बी सम स्पेशल स्टेटस। क्यों होना चाहिए स्पेशल स्टेटस, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ लोगों को कि देखिए जम्मू कश्मीर जो स्टेट जो है वो तमिलनाडु नहीं है, वो गुजरात नहीं है, वो बाकी स्टेट्स की तरह नहीं है। यहाँ के मुद्दे अलग हैं। आप देखिए 45% जो हमारी टोपोग्राफी है वो क्लाइमेट के अंडर इतनी ज़्यादा टर्मोइल में रहती है कि 5 महीने तो यहाँ कंस्ट्रक्शन ही नहीं हो पाती, बिकॉज बर्फबारी इतनी रहती है ऊपर के एरियाज में। ये सारे जो मुद्दे हैं, और एम्प्लॉयमेंट की कितनी यहाँ दिक्कत हो रही है, यहाँ पे डेवलपमेंट की कितनी प्रॉब्लम हो रही है, टनल्स खुद रही हैं फिर वो बंद हो रही हैं, फिर प्रॉब्लम्स हो रही है, कंस्ट्रक्शन आज होती है, अगले साल जब तक मौसम ठीक होता है 60% डैमेज हो गया होता है। ये मुद्दे जो हैं मुझे लगता है ये मेन मुद्दे हैं, और इस समय हम सबका फोकस जो है सारे एमएलए का और सारी जितनी भी हमारी पार्टीज हैं उनका फोकस होना चाहिए कि आगे डेवलपमेंट कैसे की जाए, और 3 डिफरेंट लेवल के इनको होना चाहिए कि आज का सिनेरियो, इमीडिएट जो फ्यूचर है, और अल्टीमेट इनके क्या गोल हैं। आई थिंक दे शुड फोकस ऑन दैट। देखिए कल अगर आपने सुनी होगी हमारे जो एमएलए हैं
महराज मलिक, वो सदन के बाहर आके वो इतने बेचारे परेशान थे, वो कह रहे थे कि मेरे को पहली बार रियलाइज हुआ यहाँ पहुंच के कि यहाँ पे लोग जो हैं इनके तो कोई मुद्दा ही नहीं है, दे जस्ट वांट टू मलाई खाना चाहते, लोगों के लिए काम करने का कोई इनका वो नहीं है। यहाँ पे आपस की रंजिशें वो डिस्कस करने पे लगे हुए हैं, मुद्दे जिनका कोई मतलब नहीं है वो डिस्कस करने लगे, तो लोगों के लिए काम करना है। जानना चाहिए राजेंद्र जी, कल एक बहुत बड़ी बात लीडर ऑफ अपोजिशन ने कही थी कि हम जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं वो डिसिप्लिन में विश्वास करती है और हमारे डिसिप्लिन को हमारी कमजोरी मत समझिएगा। ये एक संदेश दे दिया गया है। मान लिया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि स्मूथली सरकार चले, और क्या इसका बेनिफिट वाकई में उमर अब्दुल्ला को मिल सकता है? विनोद जी, एक बात हम सबको समझनी पड़ेगी कि लोगों को इतनी देर के बाद इस सरकार से बहुत ज़्यादा होप्स हैं जी, और इसी कारण लोगों ने 63% वोट डालकर इस असेंबली में हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा। अब लोगों की एस्पायरेशंस जो है उस पे हम सब काम करें, ये हम सब की पहली प्रायोरिटी जी। आप ये देखो कि आप भी इन चीजों को जानते हो जी कि बहुत चीजें बदली हैं। अब उसको और कितने बेटर पोजीशन पे हम ले जाएं, वो हमारे लिए चैलेंज है। पार्टीज आर द मीडियम टू डेवलपमेंट जी, ये हमारा पहला एक उद्देश्य होता है जी। आपने देखा कि DBTL, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर का जो सिस्टम लाया मोदी जी ने, उसमें हमें कितना बेनिफिट हुआ। लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे आना शुरू हुए, पेंशन आना शुरू हुआ। जो हमें रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स में 2 रुपए का चेक लेने भी जाना पड़ता था, उन चीज़ों से हैसल फ्री हम हुए। जम्मू कश्मीर में टेंडरिंग हुआ और उसके बाद में ऑनलाइन सर्विसेज शुरू हुआ। बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं चला, बट बिगिनिंग वाज मेड जी। अब आज के दिन में एक आम आदमी को क्या चाहिए कि अगर वो पटवारी के पास जाता है तो पटवारी उससे पैसे ना ले, उसका फर्द करता है फर्द के पैसे ना ले जी। और अगर अरेस्ट वारंट हमारे घर में आता है, यू आर बीइंग अरेस्टेड जी, तो ये फर्द इंतकाल ये भी तो घर में आ सकते हैं जी। और इसी प्रकार से अगर हमारे इनकम सर्टिफिकेट है, करेक्टर सर्टिफिकेट है, बिल्डिंग परमिशन है, ये भी तो सारे घर में आ सकते हैं। दिस इज द चैलेंज जी, जी। हम जहां से चले थे अब और ऐसे कैसे अच्छी व्यवस्थाएं हम आगे बना सकें जी, वो हम सब पार्टीज के लिए फोकस पॉइंट है और उसमें हमें काम करना है और यही सबसे बड़ा चैलेंज है जी। मना साहब आपके पास एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके पास आता हूँ, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है। और ऑब्जेक्टिव रेफरेंसेस के दौरान चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं उनका जिक्र किया और उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी चाहते थे कि पड़ोसी मुल्क के साथ रिश्ते बेहतर बनाए जाएं। उनका ये भी कहना था, उन्होंने कहा कि दोस्त दुश्मन बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। लेकिन पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसको ये चीज़ें रास नहीं आती हैं। ऑब्जेक्टिव रेफरेंसेस के दौरान चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा वो हम आपको दिखाते हैं। कश्मीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जिसका कोई ना कोई बाशिंदा इस लिस्ट में ना हो। हर मजहब, हर तबके से, बल्कि शायद ये आखिरी बार ऐसा लिस्ट होगा क्योंकि इसके बाद जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा हमारे साथ रहा नहीं जिसके हवाले से यहाँ पे एक्स MLAs, MLCs जो है गिने गए, लद्दाख और करगिल, उनके भी
नुमाइंदे आज इस लिस्ट में हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब उनका जिक्र यहाँ शायद होगा नहीं, क्योंकि अब वो हमारे हिस्से में रहे नहीं। अब जब ये लिस्ट हमारे सामने आई और आपने सही कहा, हर किसी के बारे में हम यहाँ पे जिक्र कर नहीं सकते। मैं फिर अपनी जगह सोचने लगा कि किसके बारे में बात करूं और किसके बारे में नहीं, तो सोचा चलिए मैं उनका जिक्र करूंगा जिनको मैं जानता था या जिनके साथ मैंने काम किया। तो जब लिस्ट देखा, पढ़ना शुरू किया, तो 45 ऐसे नाम सामने आए जिनको मैं जाती तौर या तो जानता था या जिनके साथ मैंने काम किया, तो वो भी मुमकिन नहीं हुआ। तो आपकी तरह और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की तरह। तो दर्शकों, आपने देखा कि उन्होंने किस तरीके से विस्तार से बताया कि हर सेक्शन के लोग जो दिवंगत नेता थे उनको श्रद्धांजलि दी गई। और मैं सुजीत मनाज से जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार थे हमारे साथ जुड़े हुए दिनेश जी, उन्होंने कहा कि अलगाववाद और अलगाववाद की सोच को कैसे प्रमोट किया जाएगी, इसकी प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन रहेगा दोनों क्षेत्रीय पार्टियों को, चाहे वो पीडीपी हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस। क्या कहेंगे आप? दिनेश जी क्या कहते हैं वो उनका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है जी, ठीक है ना। हमारी पार्टी की ऐसी कोई नई नीयत है, नई नीति है जी, ठीक है, ये उनकी अपनी बात हो सकती है। हमारा मसला सिर्फ ये है इस सरकार में आने का कि लोगों के मुद्दों को हल करना है जी, और किस तरह उनको हल किया जा सकता है। जिसका भी सहयोग लेना होगा हम लेंगे, उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। और आपने देखा होगा 15 दिन, अभी 20 दिन हुआ सरकार आए हुए, और सरकार की नीति आपने देखी है और नीयत भी देखी है कि साफ है कि लोगों के मुद्दे हल करने हैं। उसमें गवर्नर साहब के साथ चलना है या किसी और पार्टी के लोगों को साथ लेके चलना है तो वो साथ लेके चलेंगे और मुद्दों को हल करेंगे। वैसा सवाल ये उठता है कि अगर केंद्र सरकार आपको कहती है कि थोड़ा सा कांग्रेस को किनारा करो तब आप आपको समर्थन करेंगे, तो आपको ये लाइन टो करनी पड़ेगी। देखिए विनोद जी, ये हमें किसी से डायरेक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हम जानते हैं हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। भारतीय जनता पार्टी अपने कुनबे को संभाले, उनको देखे कैसे चलाना है और लोगों के मुद्दों पे वो आए और उस पर बात करें। ये इन्होंने यही सोचा हुआ, भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि ऑपोजिशन ही करनी, ऑपोजिशन ही करनी, ऐसे नहीं करें। मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं उस लाइन पे चले कि लोगों के मुद्दे, और जो इतनी 10 साल के बाद यहाँ पे डेमोक्रेसी बहाल हुई है, विधानसभा बहाल हुई है, उसको कैसे ठीक ढंग से चलाया है, हमने उसके ऊपर नजर डालनी चाहिए। मनाज साहब, आपने बड़ा वाइसली सवाल को डक किया है। जैसे बाउंसर आता है छोड़ दिया जाता है ना, वैसे मैंने पूछा था कि अगर केंद्र सरकार कहती है कि आपको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो उसके लिए कंडीशन है आपको कांग्रेस के 6 सदस्य हैं उनको थोड़ा साइड लाइन करना पड़ेगा। फाइनेंशियल हेल्प विनोद जी हमारा राइट है, हमें कोई भीख नहीं देनी है, हमारा राइट है जो इन्होंने देना है। चलिए, इसमें कोई भीख वाली बात नहीं है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे ऊपर प्रेशर डाल के हमारे ऊपर प्रेशराइज करेंगे और फिर हम करेंगे। हमारा ध्यान लोगों के मुद्दों पे है, जो हमने काम स्टार्ट कर दिया है, बस यही बात है। हमारी नीयत और नीति बिल्कुल साफ है जी। तो इसके ऊपर इधर उधर हम चलिए साहिल जी से जाना चाहिए। साहिल जी मुस्कुरा रहे हैं। साहिल जी, आप बताइए, आपको सरकार का हिस्सा बनाया नहीं गया, सरकार में आप शामिल नहीं हुए, या आपने आप ये अपने थोड़ा बैकफुट पे रखा है, अभी वक्त का इंतजार कर रहे हैं? जी, पहले तो मुझे थोड़ी देर के लिए अपने कानों पे यकीन नहीं हुआ कि जब मैंने आपको ये सवाल करते हुए मनाज साहब से सुना कि अगर भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये बात कहे कि भाई कांग्रेस को साइड कर दिया जाए, तब जो है हम आपको जो है समर्थन करने के लिए तैयार हो। मुझे तो ऐसे लगा कि ये लोकतंत्र नहीं है, कोई कबाड़ी की दुकान है कि जहां जो है कोई सामान लेकर जा रहा है और उस सामान के बदले में जो कबाड़ी वाला सामने बैठा हुआ है वो उसके साथ जो है वो तोल मोल कर रहा है। लोकतंत्र में इस तरह की भाषा, इस तरह के व्यवस्था या इस तरह की धमकियों की कोई जरूरत नहीं होती। विनोद जी, यकीन मानिए, मैंने सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था ये आपसे इस तरह का जो है वो सवाल है। ये किसी की, मैं हर बार कहता हूं कि राजनीति जो है वो किसी की इंतकाल की हुई जमीन नहीं है, ये कच्ची गर्दोवरियां होती हैं। इनका जो कच्चा गर्दोवरी का जो अधिकार होता है ना, वो जनता के पास होता है। पक्का इंतकाल की ताकत जनता के पास होती है, लेकिन जनता भी बड़ी समझदार होती है। वो सिर्फ 5 साल के लिए गर्दोवरी देती है। 5 साल की जब गिरदावरी हो जाती है तो वो ये ध्यान रखती है कि 5 साल के बाद लोगों को वापस आपके जो है अदालत में आना है। अगर काम ठीक किया होगा तो उस गिरदावरी को जो है वो आगे जो है वो बढ़ा दिया जाता है। तो लोकतंत्र में इस भाषा की, इस धमकी की या इस तरह से तोलमोल की जो है विनोद जी कोई वो जगह नहीं होती। इस तरह से तो कल अगर हमारी केंद्र में जो है वो सरकार आ जाए
तो हम तो गवर्नरों के माध्यम से बोले कि भैया तुमने तो कुछ करना ही नहीं, तुम हटो साइड पे, गवर्नर जो बैठा हुआ है वो जो है वो काम दे लेगा, काम जो है वो चल दिएगा। सुनिए, लोकतंत्र जो है विनोद जी, लोकतंत्र को भीड़ तंत्र मत बनाइए विनोद जी, मेरी ये गुजारिश है, क्योंकि आपको जो है वो लोग सुनते हैं। अगर मुझे तो डर अब पैदा हो गया कि आपके मुंह से निकली हुई ये बात ये बड़े दूर तलक तक जाएगी, और जब ये दूर तलक तक पहुंचेगी तो इन लोगों के कहीं दिमाग में बैठ गई, तो इन लोगों ने फीडबैक दे दिया दिल्ली में, तो दिल्ली कहीं सही में जो है वो इस तरह के काम के ऊपर जो है वो चल पड़े। मुझे तो अब जो है वो डर भी इस बात का हो गया है। हम आपको यकीन दिला सकते हैं, हो सकता है कि विनोद जी हमारा नंबर जो है वो कम हो। मैं आ रहा हूं उस सवाल पे, लेकिन मैं इतना घबरा गया विनोद जी, मैं इतना घबरा गया, मेरे मन इतना विचलित हो गया, मेरे मन में इतना डर पैदा हो गया कि जब मैंने आपके मुंह से जो है इस तरह की शब्दावली को जो है वो सुना है। देखिए, आपने कहा कि जो है आप सरकार का हिस्सा नहीं बने। देखिए, सवाल मेरा ये था, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस जो है वो कोई पोस्ट पोल अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं है, हम प्री पोल अलायंस के तहत जो है वो चुनावों में गए हैं। हम तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमारा प्यार बड़ा मजबूती से जो है वो परवान चढ़ चुका है विनोद जी। आप इसमें आपको जो है वो चिंता की बिल्कुल जो है वो जरूरत नहीं होनी चाहिए, और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि ये सरकार जो है पूरे 5 साल चलेगी, और हमारा पूरा समर्थन जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है वो होगा। हमने कश्मीर में जो है, हाँ हो सकता है विनोद जी, देखिए लोकतंत्र जो है, डेमोक्रेसी जो है वो नंबर गेम है। हो सकता है कि हमारे पास जो नंबर कम हो, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि वो जो 6 बैठे हुए हैं, बेशक उनकी तादाद 6 है, लेकिन 6 जनता ने जो विश्वास कर जो है उनको मैंडेट दिया है, वो उस विश्वास पर जो है पूरा खरा उतरने की कोशिश करेंगे। अब मैं थोड़ा सा आना चाहूंगा कि देखिए, कल का भी जो है वो पूरा एपिसोड हुआ, यकीन मानिए मुद्दों की बात होनी चाहिए। ठीक कहा महाना जी ने कि जब हमको लोगों ने चुनकर भेजा है तो उनकी एस्पिरेशन है हमारे लिए, और हमें लोगों के मुद्दों पे जो है वो बात करनी पड़ेगी। और जम्मू में हजारों मुद्दे हैं, जम्मू में जहां से भारतीय जनता पार्टी को जो है वो मैंडेट मिला है। मैं कल एक वीडियो देख रहा था विनोद जी, मैं आपको बताऊं कि आप ही के चैनल का एक जो है संवाददाता था, वो जम्मू शहर के अंदर घूम रहा था, तो वहां लोग अभी वोट दिए हुए 10 दिन नहीं हुए, तो लोग कह रहे हैं कि हमने तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर बड़ी भारी गलती कर दी। ये लोग जो है जीएमसी आकर जो है वो हमारा जो है सामान उठा कर जो है बाहर फेंक रही है। आप रूरल हिस्से में जाए, वहां लोगों की अलग समस्याएं हैं। चुनाव जब ये लोग लड़ रहे थे तो ये लोगों को वादा कर रहे थे कि भैया बिजली के बिलों को जो है वो देने की जरूरत नहीं, हम आएंगे तो आपके बिजली के बिलों को जो है माफ करेंगे। अब पूरा जम्मू ये अपेक्षा करता है, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है जम्मू कश्मीर में अभी भी ताकत जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। दिल्ली के रास्ते जो है जम्मू कश्मीर को जो है वो चलाया जा रहा है। तो जम्मू के जिन 28-29 विधायकों को जम्मू की जनता ने जिताकर भेजा है, वो पूरी उम्मीद लगा रहे हैं विधायकों से। विनोद जी यकीन मानिए, अभी तो मेरी बात मेरी शुरू हुई थी, आपने मुझे मुझे 1 मिनट जो है वो दिया जाए कि बिजली का चाहे वो मुद्दा हो, चाहे जो भ्रष्टाचार हो। देखिए, मेरे कानों में ना यकीन मानिए, जब मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद करता हूं, आदरणीय इनके विधायक बन चुके हैं, मेरी आंखें भर आती हैं, मेरे दिल में जो है एक जवार उठता है कि वो विधायक कितना रोया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। आज जम्मू की जनता ये उम्मीद कर रही है कि इस पर कोई कार्रवाई हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे प्रवक्ता यहाँ सामने बैठे हुए हैं, ये भी जो है एक बड़ा भारी मुद्दा होगा। बाकी सारे जो मुद्दे होंगे उनको लेकर जो है असेंबली के अंदर हमारे विधायक जो है वो जरूर राजनीति से ऊपर उठकर, क्योंकि लंबे अंतराल के बाद हमें मिली सरकार, जो चुनी हुई सरकार मिली है, मुझे लगता है कि राजनीतिक मुद्दों से ऊपर उठ करके हमें अगर मौका मिला है अवाम की सेवा करने का, तो उनके इश्यूज हमें एड्रेस करने चाहिए। नहीं, बिल्कुल एड्रेस करने की डेफिनेटली ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात है, जो अभी जो दिनचर्या के मुद्दे होंगे वो तो अलग बात है, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है और असेंबली में ये आप डिस्कस होगा, स्टेटहुड की मैं अगर आपके माध्यम से बात करूं, आपके चैनल के माध्यम से, तो अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है कि इसको हमने यूटी बनाया बिकॉज ऑफ द बॉर्डर स्टेट, उसकी वजह से हमें यूटी बनाना पड़ा क्योंकि यहाँ पे बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो उस नाते तो मणिपुर को भी कभी का यूटी बना दिया होना चाहिए था। उसको स्टेट रखने की क्या जरूरत है, बिकॉज वहाँ पे भी बॉर्डर, वहाँ पे भी मिलिटेंसी है, वहाँ पे भी इतना अनरेस्ट हो रखा है। तो मुझे लगता है कि कंपैटिबिलिटी के साथ अगर चलना है सेंट्रल गवर्नमेंट ने और यूटी गवर्नमेंट, और अब उम्मीद हम करते हैं कि उमर साहब जो हैं वो प्रेशराइज कर रहे हैं बाकी एमएलएस के साथ कि भैया जितनी जल्दी हो सकते हैं स्टेटहुड मिले। क्योंकि आप जहाँ तक मुद्दों की बात कर रहे हैं ना, और एक बात जो आपने पूछी और मुझे हंसी भी आई, क्योंकि हम भुक्तभोगी हैं। आप जानते हैं कि दिल्ली में हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या हश्र कर रखा है, और जहाँ तक मनाज साहब से मैं बात करूँ, हमें तो लिटरली कटोरा लेके ही जाना पड़ रहा है गवर्नर साहब के पास, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास, कि भैया फंड्स दे दो ताकि हम दिल्ली के लोगों के लिए काम कर सकें। तो ये यहाँ पे भी वही हाल हो जाएगा। बट आई
आई एम श्योर जिस तरीके से यहाँ अब धीरे धीरे अब आगे बढ़ रही है राजनीति और बहुत जल्दी ही अगर स्टेटहुड नहीं मिली तो प्रॉब्लम तो उनको बहुत फेस करनी वाली होने वाली है। बट यहाँ का जो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है ना, वो लोगों को भी मालूम है कि वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर वर्सेस आम आदमी पार्टी है, वहाँ कोई बड़ी पार्टी नहीं है। यहाँ पे बीजेपी भी है, खैर वो तो उनकी अपनी पार्टी है, उसके साथ यहाँ पीडीपी भी है, उसके साथ यहाँ रीजनल पार्टीज हैं, एनसी है। तो यहाँ के जो मुद्दे और यहाँ की प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होने वाली हैं। एंड आपने ठीक ही बोला क्योंकि कंपैटिबिलिटी के साथ चलेंगे। और उमर साहब का जो बयान था स्टार्टिंग में ही कि हम काम करेंगे इन कॉन्सोनेंट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड जरूरी भी है क्योंकि तालमेल बनाए बगैर कोई भी ना यूटी चल सकती है ना स्टेट चल सकती है। और मुद्दों की मैं आपसे बात कर ही रही थी कि जिस तरीके की यहाँ की टोपोग्राफी है हमारी स्टेट की, यहाँ पे 45% तो वैसे ही ऐसी एरियाज हैं जहाँ पे 5 महीने लगातार बर्फ लगी रहती है। तो आज आप डेवलपमेंट करते हैं और 6 महीने के बाद वो सारा डेवलपमेंट का जो 60% है वो डैमेज हो चुका होता है। फल जो है यहाँ से जा नहीं सकते, टनल्स बंद हो जाती हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं। तो बहुत सारे मुद्दे, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा। और सबसे बड़ी बात जो है, पता नहीं मैं कल पढ़ रही थी 200 यूनिट बिजली जो है फ्री मिलने वाली है, एंड मिलनी भी चाहिए क्योंकि हमारे अपने पानी के रिसोर्सेज हैं, हमारे अपने यहाँ डैम्स हैं, हमारी नदियां हैं। तो इंस्टेड पहले अपने लोगों की स्टेट की पूर्ति किए बगैर आप बाहर नहीं ना भेज सकते। राजेंद्र जी, आपसे ये जानना चाहूंगा कि 2014 में भी प्रचंड बहुमत आपको दिया था असेंबली में, 2024 में भी दिया। और अभी साहिल जी कह रहे थे कि अभी लोग कह रहे हैं कि हमने ब्लंडर कर दिया है बीजेपी को। आपने जम्मू की आवाम के जो इश्यूज उनको एड्रेस करना होगा, चाहे आप विपक्ष में, बिल्कुल, या आपके लिए मजबूरी बनी। सबसे पहले मैं इसका जवाब दूंगा कि साहिल जी कह रहे हैं जम्मू के लोगों ने कहा हमने ब्लंडर कर दिया जी, इसका मैंडेट इनके पास नहीं है जी, वो मैंडेट लोगों के पास था जी, और लोगों ने वो बता दिया जी कि उन्होंने क्या किया, सपोर्ट किया कि क्या की जी। उन्होंने भाजपा की सपोर्ट की है जी। और जम्मू कश्मीर में एनसी को लोगों ने बैक किया है और जम्मू में जम्मू को किया है जी। ये 2 मेजर पार्टीज उभर के आई हैं जिनको लोगों के समस्याओं के समाधान करने हैं जी। अब इन्होंने कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना अलायंस किया, प्री पोल अलायंस। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़ी चालाकी से कांग्रेस का वोट शेयर अपने तरफ टिल्ट करवा दिया और मेजॉरिटी पार्टी बन के आ गए। जब इनको देने की बारी आई डिप्टी सीएम का पद तो इनको उन्होंने दिया नहीं जी। अब ये रूठ के बैठ गए हैं कि क्या रूठ के बैठे हैं कि हमें स्टेटहुड चाहिए। वो तो हम पहले से ही मांग कर रहे थे सारे, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऑन द फ्लोर हाउस कहा है कि ये हम जम्मू कश्मीर को देने वाले हैं जी। अब इनके पास मुद्दा कोई बचा नहीं, ये बताया क्यों कि हम रूठे क्यों हैं। तो मैं इनसे ये जानना चाह रहा हूं कि आपने वोट दे दिए उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना, तो कांग्रेस पार्टी जो है ये मजबूर पार्टी होगी है। जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं उनके कंधे पे चढ़ के अपने आप को आगे बढ़ा रही हैं, लेकिन कोई कितनी देर तक इनको उठाएगा। इनको तो नीचे गिरना ही गिरना है। और उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में आप देखिए 6 तक ये सीमित के रह गए। जम्मू में जहां इनका वर्चस्व होता था आज ये 1 पे आ गए और श्रीनगर में इनको 5 मिली। तो साहिल जी को ये देखना पड़ेगा कि हमारी पार्टी की इतनी दुर्दशा क्यों हो रही है। वाई दे हैव फेल्ड टू प्रोवाइड एन पॉलिटिकल अल्टरनेटिव टू द पीपल। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हर पॉलिटिकल पार्टी का ये दायित्व है कि वो जनता को एक लीडरशिप अल्टरनेटिव दे। उसमें ये फेल हुए हैं। इन्होंने अपना कैंपेन तो चलाया ही नहीं। मुझे लग रहा है अंदर से ही खामे से कुछ लोगों ने तय किया था यार ऐसे लोगों को टिकटें दो जो हार जाएं और हम ही मंत्री बन जाएंगे। तो बाद में सेंटर ने ये कर दिया कि कोई भी मंत्री नहीं बनेगा। अब इनका ये दुख की जो रग है उस पे अब यही बता सकते हैं कि क्या इनको इसमें दिक्कत आ रही है। आराम से नहीं विनोद जी, आप पूरा जो है मुझ पर विश्वास बनाए रखें कि बिल्कुल जो है मैं अपने जो है बात जो है वो मैं आराम से करूंगा। देखिए हमारे बड़े वरिष्ठ
जो हैं हमारे जो पैनलिस्ट यहाँ बहुत ही सीनियर व्यक्ति हैं जम्मू शहर के, एक्स मेयर साहब भी कुछ बात रख रहे थे। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने कांग्रेस की बात की कि कांग्रेस मजबूर पार्टी है। कांग्रेस मजबूर पार्टी नहीं है मेयर साहब, मजबूत पार्टी है। देखिए, जब जवाब तो देने दीजिए ना। कांग्रेस ने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। कांग्रेस कभी सत्ता के लिए जो है वो राजनीति नहीं करती। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल के साथ कहना चाहता हूँ कि असम के अंदर आपको याद होगा, क्योंकि आप जो है बड़े पुराने हैं, आप राजनीति भी बड़ी देर से आप जो कर रहे हैं, कि असम के अंदर जब हमारा जो है समझौता जो वहां की रीजनल पार्टी के साथ हुआ, तो हमारा मुख्यमंत्री था, हमारे मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देकर जो है अपनी सरकार जो है वो उस रीजनल पार्टी के हाथों में सौंप दी थी। 15 साल तक उनकी सरकार रही और 15 साल के बाद जो है फिर हमारी सरकार में जो है वापसी हुई। सत्ता की राजनीति मेयर साहब जो है कांग्रेस पार्टी नहीं करती। एक सिद्धांत था। क्यों सिद्धांत था? क्योंकि मुझे मेरे प्रधानमंत्री के जो हमारी कांग्रेस पार्टी, वो हमारे भी प्रधानमंत्री, वो हमारे उन 100 सांसदों के, वह इस देश के 135 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। वो सिर्फ आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। मुझे मेरे प्रधानमंत्री के शब्दों पर विश्वास है। हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी की जो शब्द हैं कभी कभार ऊपर नीचे हो जाते हैं, कि मेरे प्रधानमंत्री ने खड़े होकर जम्मू कश्मीर के चुनावों में, आपने संसद के पटल की बात की, मैं बात करता हूं कि जम्मू कश्मीर के चुनावों में मेरे प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के लोगों से यह वादा किया था। जब हमने कहा कि हम स्टेटहुड लाएंगे, हम तो यह कह रहे थे कि हम स्टेटहुड के लिए संघर्ष करेंगे, किसी भी कीमत में जो है केंद्र सरकार से लाएंगे। तो मुझे याद है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्टेटहुड देने का जो अधिकार है वो मेरे पास है, और जो स्टेटहुड है वो हम देंगे जम्मू कश्मीर के लोगों का। हम उन्हीं शब्दों का जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जो है वो अपने शब्दों पे ऊपर जो है खरा उतरे, क्योंकि हमने तो प्रधानमंत्री जी का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा है। मुझे याद है, मैं कॉलेज में था मेयर साहब, कि प्रधानमंत्री जी आए 2013 में किश्तवाड़ की रैली में, और उन्होंने कहा, उन्होंने टारगेट करते हुए कहा कि बाप बेटी चोर है, बाप बेटे के ऊपर आरोप लगाए। 2-2.5 महीने के बाद उसी बाप बेटे को जो है वो अपने साथ जो है सत्ता में साझेदार बनाया। लेकिन इस बार मुझे जो है अपने प्रधानमंत्री जी पे पूरा जो है विश्वास है। कई बार वो ऐसी बात कर देते हैं। अभी मैं 5 दिन पुरानी अपने प्रधानमंत्री जी की बात सुना रहा हूं। उन्होंने कांग्रेस के वादों के ऊपर 5 ट्वीट्स की एक झड़ी लगा दी। विनोद जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप ही के चैनल के माध्यम से जो है लोगों तक जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने 5 ट्वीट कर दिए कांग्रेस के वादों को लेकर, जिस तरह से कांग्रेस के वादों की बात हो रही है। बाद में जब हमारे मुख्यमंत्रियों ने उनके झूठ को एक्सपोज करना शुरू किया तो उन्होंने उन ट्वीट्स को डिलीट कर दिया। मैं ऐसी अपेक्षा एज ए ऑर्डिनरी सिटीजन भी मैं इस देश का हूं, मैं अपने प्रधानमंत्री से जो नहीं करता हूं। हमने एक लाइन ली है, हमने कहा है कि जम्मू कश्मीर को जो है स्टेटहुड जो मिलनी चाहिए, और आप बड़े जल्द जो है कांग्रेस सरकार में रहे या ना रहे, लेकिन कांग्रेस लोगों की आवाज है। बेशक नंबर कम है, कभी आप भी जो है साहब, कभी आप 2 तो वहां थे, आप यहाँ 1 थे, आप 96 में 8 जीते, 2002 में 1 हो गए, फिर 11 है, 7 बिक गए। उनका भी जो है कारगुजारी फिर देखी, लोगों ने देखी। लेकिन हमें ये उम्मीद है कि जम्मू की जनता का जो मैंडेट आपके पास है, हमारे पास भी जो 6 विधायक है, चाहे 1 हो चाहे 6 हो, लोगों के मुद्दों की आवाज जो है हम मजबूती से जो है विधानसभा के उठाएंगे। कर पाएंगे। बड़े कठिन है आपके लिए, सफर आसान नहीं है, आग का दरिया है, डूब कर जाना है। बिल्कुल जनाब, डूब कर जाना है, लेकिन तैर के पार भी करना है। एब्सोल्युटली, ठीक है ना? वेरी नाइस। तो वो हम जानते हैं कैसे तैरना है। और आप देखिए विनोद जी, हमने पिछले जो 20 दिनों में क्या कार्य किया है। स्टेटहुड का मसला पहले दिन ही जब कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें, और उसके ऊपर मोहर लगा दी एलजी साहब ने, ठीक है ना। उसके बाद नौकरियों का मसला वो स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद बिजली का मसला, एलजी साहब अपने भाषण में कह रहे हैं कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो ये आप समझिए कि हमारी नीयत सिर्फ साफ है, हमने काम करने हैं। ये नहीं, अब उलझना नहीं है किसी के साथ, कोई हमारे लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है, कुछ बांटना नहीं है। लोगों के मुद्दे कैसे हल करने हैं, लोगों की मुश्किलें कैसे हल करनी है, ये नहीं चलेगा कि हाँ जी ये अपोजिशन वाले हैं, इनका काम है अपोजिशन करना, वहां पे झंझट खड़े करने। आगे देख सेशन में ये कितनी हमारी मदद करते हैं, नहीं करते हैं लोगों के मुद्दों पे। लेकिन अभी तक तो लग रहा है कि आपकी मदद कर रहे हैं। 28 लिए कर रहे हैं तो हम इनका धन्यवाद करते हैं। मैं इसमें जरूर एक बात ऐड करना चाहूंगा। नेहरू जी ने एक बार कहा था, क्योंकि जिस विचारधारा से ये लोग आते हैं, कि भाई अगर ये विचारधारा वाले लोग कहें कि हम दक्षिण की तरफ गए हैं, तो इनको दक्षिण में नहीं ढूंढ रहा, इनको जो है हमारा मैनिफेस्टो जनाब विनोद जी, हमारा मैनिफेस्टो, हमें पता है क्या मैनिफेस्टो है। तो आपने देखना चाहिए कि हमारा पहला कदम ही बहुत अच्छा पड़ा है और हमने दिखाया है कि हम काम करना चाहते हैं। जी राजेंद्र जी, आपको क्या लगता है, वाकई में कठिन नहीं है? जो मैनिफेस्टो का आपने विरोध भी किया था जोरदार तरीके से, कांग्रेस के मैनिफेस्टो का, एनसी के मैनिफेस्टो का, और एनसी अब प्रमुख पार्टी है, 42 विधायक हैं और वो सरकार भी चला रही है। देखिए, इन्होंने कहा था हम 12 सिलेंडर देंगे जी, फ्री में बिजली देंगे जी, और पेंशन बढ़ा देंगे। विनोद जी, आप सभी जानते हैं आज के संदर्भ में
ये बातें अच्छी लगती हैं कहने के लिए जी, लेकिन हकीकत में करने के लिए बहुत मुश्किलात आएंगी। आपने देखा कि पंजाब गवर्नमेंट में कितनी दिक्कत आ रही है इसी चीज़ को लेकर। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि इसके सब के लिए हमारे पास रेवेन्यू कहाँ से आएगा, फंड्स कहाँ से आएंगे और क्या इतने हमारे रिसोर्सेज हैं। ठीक है, कुछ हद तक हमको मार्शलाइज सेक्शंस को ऊपर उठाने के लिए योजनाएं चलानी होती हैं, वो चलानी भी चाहिए, वो सरकारों का दायित्व है जी। लेकिन फॉर द सेक ऑफ गेटिंग वोट्स जी, अगर हम फ्री बीज ज़्यादा देते हैं, उसके लिए मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के यूटी में हमें सोचना पड़ेगा। हमारे संसाधन सीमित हैं, अगर ये कर पाते हैं इनको मुबारकबाद है, लेकिन मुझे लगता है कि एज ए सिंसियर लीडरशिप के हिसाब से हमें इन चीज़ों पे सोचना चाहिए। दूसरा मेरा ये कहना है कि इन्होंने कहा कि नेहरू जी ने ये कहा, नेहरू जी ने ये कहा, नेहरू जी ने ये भी कहा कि जब प्रियंका गांधी जी फॉर्म भरेंगी तो खड़गे जी को नहीं बाहर रखना। नहीं, देखिए तो वो बाहर बिल्कुल गलत है, यही मिथ्या प्रचार है, यही नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए आप जैसे वरिष्ठ व्यक्ति थे, आप जैसे बाहर रहेंगे नहीं, बिल्कुल गलत है ये, वो बाहर नहीं रहे। वो जब आप सुनिए बात सुनिए, बिल्कुल वो झूठा ट्वीट आपके अमित मालवीय जी ने किया। देखिए अजित जी, बिल्कुल आपके IT सेल के हेड अमित मालवीय ने वो झूठा ट्वीट किया। सुनिए, जब वो फॉर्म भर रहे थे तो आदरणीय खड़गे साहब जो है वो उनके साथ बैठे हुए थे और हमारी CPP की जो चेयरमैन है सोनिया गांधी जी वो पीछे बैठी हुई थी और प्रियंका जी के साथ बैठे हुए थे राहुल जी। देखिए मैं बताता हूँ आपकी प्रचार क्यों करते हैं, क्योंकि आपकी सोच जो है वो दलित विरोधी सोच है। आप खड़गे साहब को पसंद नहीं करते, आप लोगों से बर्दाश्त नहीं होता कि कैसे एक दलित व्यक्ति जो है वो इतनी बड़ी पोजीशन पे बैठा हुआ है। आपको दलित लोग पसंद नहीं है, इसलिए गाहे बहाए जो है आपके मुंह से जो है वो दलित विरोधी बातें जो है वो निकलती रहती है। आपको मुझे बात बताइए, आपको दलितों से जो है क्यों दलितों से नफरत है? दलित जो है हमने जब आजादी से बाहर जब हमारी सरकार होने के बाद तो हमने और ये राणा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राजेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, साहिल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहाना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।